जो आज की तारीख में जब बात करें तो पैकेजिंग का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रिजर्वेशन टेक्निक ओनली। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और आगे 5 दिन में जो टेक पैकेजिंग के ऊपर जो सेशन होने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे पता है कि पैकेजिंग इज नथिंग बट प्रिजर्वेशन टेक्निक ओनली। जो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल 3 सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। और उसके अलावा पैकेजिंग ओवर एंड अबव मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जैसे कोई भी हम प्रोसेसिंग टेक्निक हम लेते हैं, प्रिजर्वेशन टेक्निक लेते हैं, तो आज की तारीख में एक फूड सेफ फूड बनाया हमने, लेकिन जब हम मार्केट में बेचने की बात करते हैं तो हम 12 महीने, 18 महीने, 6 महीने इसके लिए हम प्रॉमिस करते हैं कि आपकी शेल्फ लाइफ इतनी रहेगी, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल प्रोवाइड यू द होलसम सेफ फूड। तो उस फूड की जो हम सेफ्टी की जो गारंटी दे रहे हैं, तो गारंटी आपका पैकेजिंग का ही रोल ज़्यादा रहता है। तो फिजिकल जैसे हम बात करते हैं तो उसमें ड्राइंग, कोल्ड स्टोरेज, हीट, रेडिएशन, ये टेक्निक्स रहती हैं, तो जिसके थ्रू हम फूड को प्रोसेस करते हैं और सेफ बनाते हैं। इसके बाद केमिकल प्रिजर्वेशन होता है, उसमें नेचुरल प्राइमर क्लास 1 प्रिजर्वेटिव जब बात लगाते हैं तो सॉल्ट एंड शुगर की बात होती है, लेकिन मोस्टली मार्केट में जितने भी प्रिजर्व्ड फूड आते हैं तो उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं, तो एडिटिव्स रहते हैं, तो उसकी भी लिमिट रहती है, लेकिन वो भी एक प्रिजर्वेशन का टेक्निक है। बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन के थ्रू भी हम प्रिजर्व करते हैं, लेकिन पैकेजिंग एक्सटर्नल मीन्स है। एक्सटर्नल मीन्स में वो प्रिजर्वेशन में क्या क्या करता है। पैकेजिंग एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। उसमें क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टोरेज के लिए और रिटेलिंग के लिए, यूज के लिए हम तैयार करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है कि सभी फंक्शंस को प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें ब्रेकेज ना हो, डैमेज ना हो, खराब ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी वो सेफ्टी रहे, फूड की फ्रेशनेस रहे। स्टोरेज के दौरान भी जो शेल्फ लाइफ में 12 महीने हमें स्टोर करना है, तो उस दौरान भी फूड खराब ना हो। और आखिर में रिटेलिंग एंड एंड यूजर तक जब फूड पहुंचता है, खोलने के बाद भी वैसा का वैसा फ्रेश फूड मिले, सेफ फूड मिले। तो उस स्टेज तक पैकेजिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम शॉर्ट में कहें कि एक टेक्नो इकोनॉमिक फंक्शन है, टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा है। लेकिन अब पैकेजिंग की बात करते हैं तो पैकेजिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, एंड ऑप्टिमम भी हो सकती है। तो हम ऑप्टिमम पैकेजिंग की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि फूड को सेफ रखने के लिए हम ऐसा पैकेजिंग मटेरियल ले लें जो काफ़ी महंगा हो। यदि महंगा होगा तो फिर मार्केटिंग में और ब्रांडिंग करने में, मार्केटिंग करने में बड़ी दिक्कत आएगी, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है। इट विल नॉट बी वायबल फॉर द कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है इसमें, कि आपको ऑप्टिमम क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल लेना है एंड ऑप्टिमम पैकेजिंग सिस्टम लेना है। तो पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग सिस्टम दोनों का आपने सही चुनाव करना है, तभी जाके हम एक डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नो इकोनॉमिक फंक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि फूड सेफली हम डिलीवर करते हैं, और अल्टीमेट कंज्यूमर तक साउंड कंडीशन में कम से कम कॉस्ट पे वो पहुंचाने का बात करते हैं। तो यदि हम शॉर्ट में बताएं कि कंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिलीवर करता है एंड कम्युनिकेट करता है, कैसे हम आगे बात करते हैं। तो माइंड मैप की बात करते हैं फूड पैकेजिंग फंक्शंस की, तो 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम इसको डिवाइड करना है, प्रोटेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। यदि प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मेनली प्रोसेस फूड को आपने वैसा का वैसा, जिस टाइम पे वो फूड तैयार हुआ है, जो क्वालिटी है वही क्वालिटी पूरी शेल्फ लाइफ के दौरान उसकी प्रोटेक्ट करनी है। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करता है, फूड की इंटेग्रिटी भी मेंटेन करता है। यदि लड्डू है तो लड्डू लड्डू के शेप में ही रहना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसको फिजिकल डैमेज से भी बचाना है एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन से भी बचाना है। तो ये काम भी पैकेजिंग का इम्पोर्टेंट रहता है। माइक्रो एंड केमिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। यदि उसकी केमिकल्स में कुछ डैमेज हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी इंटीग्रिटी में इफेक्ट होता है, तो उससे भी उसको बचाना है। तो ये सारे के सारे जो प्रोटेक्शन के काम है, पैकेजिंग एक मटेरियल करता है, पैकेजिंग का सिस्टम करता है। इसके बाद आपको पता है कि हम जब फूड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारा एक ब्रांडिंग का एक तरीका रहता है कि लेबलिंग बहुत अच्छा हो। तो लेबलिंग कहाँ पे करेंगे, पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर करते हैं। पैकेजिंग का जैसा शेप है, जैसा उसका साइज है, और जैसे एफएसएसआई के कंप्लायंसेस हैं, उसको फॉलो करते हुए हमने लेबलिंग
इस तरह से करने ताकि प्रेजेंटेबल हो और अच्छी तरह से कंज्यूमर अपील बनाए। तो पिक्चर एंड फोटो वहाँ पे लगा सकते हैं, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन वहाँ पे हम डालते हैं, और यूज करने की इंस्ट्रक्शंस भी हम डालते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, उसकी मेथड क्या है, बेस्ट बिफोर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स रहती है, ब्रांड नेम रहता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक प्रेजेंट करता है पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद स्टोरेज है, तो स्टोरेज की हम 3 लेवल की बात करते हैं, फैक्ट्री लेवल पे, रिटेल लेवल पे एंड होम लेवल पे। तो जब फैक्ट्री लेवल की बात करते हैं तो हम लार्ज कंटेनर्स में हम उसको पैक करके रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर तक हम बेचते हैं, और उसके बाद जब होम लेवल पे जाता है तो यूनिट साइज में वहाँ पे पहुँचता है। तो जब वहाँ पे खुलता है तब जाके हमें पता चलता है कि अंदर की क्वालिटी कैसी है। तो फैक्ट्री लेवल से लेके कंज्यूमर लेवल तक, जब यूसेज लेवल तक स्टोर को करना है, और तीनों स्टेजेस पे कंज्यूमर एक होलसम एंड सेफ फूड प्राप्त करता है, इसको इंश्योर करता है। तो फूड पैकेजिंग फंक्शंस हमें इस तरह से डिवाइड करने हैं। जब भी आप पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकेजिंग सिस्टम का जब सिलेक्शन करते हैं तो तीनों फंक्शंस ऑप्टिमाइज होने चाहिए, तीनों फंक्शंस सक्सेसफुली होने चाहिए, तभी जाके हमारा पैकेजिंग का पर्पस सॉल्व होता है। तो आपको पता है जैसे फंक्शंस में कंटेन, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रोवाइड कन्वीनियंस, इन 3 होता है। तो टू कंटेन द प्रोडक्ट हमें एडिक्वेट साइज में प्रोडक्ट को होल्ड करना है। आपको पता है कि जब पैकेजिंग अलग अलग टाइप के फूड के आप देखते हैं तो अलग साइजेस में, अलग शेप्स में, अलग अलग शेप्स में आते हैं, अलग अलग मटेरियल में आते हैं। तो हर क्वांटिटी को हमने होल्ड करना है एडिक्वेट साइज में। उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन फीचर्स में क्या होता है, जैसे 5 kg का पानी का बोतल है या 10-15 kg का पानी का बॉटल है, तो उसको दोनों हाथों से उठाने की बजाय इस तरह का कंस्ट्रक्शन फीचर होना चाहिए ताकि उसको आसानी से उठा सकते हैं, और कम से कम बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 उंगलियों से भी उठा सके, इस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन फीचर होना चाहिए। या तो फिर 1 kg का है तो 1 उंगली से उठा सकते हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन फीचर्स होना चाहिए। तो आपको इस तरह का मटेरियल पैकेजिंग कंस्ट्रक्शन फीचर उसमें ऐड करना है ताकि आपकी साइज और टाइप ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसका हैंडलिंग का काम आसान होना चाहिए। तो इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और बाहर के जो हेजार्डस एलिमेंट्स हैं, जैसे धूप है, बाहर की ओडोर है, बाहर के टेम्परेचर है, तो इस सब चीज़ों से, और केमिकल्स हैं बाहर के, एडल्ट्रेंट्स है, बाहर का जो पोल्यूटेंट्स हैं, इन सब से फूड को बचाना है। तो स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड हेजार्ड्स, इन जनरल आपका प्रोडक्ट कॉम्पेटेबल होना चाहिए और कंटेन करने के लिए। तो इन सभी फीचर्स का आपने ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का पैकेजिंग मटेरियल आपने सिलेक्ट करना है। तो पैकेज लाइफ साइकिल की जब बात करते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल हम जब लेते हैं तो पैकेजिंग, पहले पैकेज मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके बाद फिर पैकेजिंग कंपोनेंट्स उसमें ऐड करते हैं। तो अभी ये फिर पैकेजिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर वेयर हाउसिंग में जाता है, लेकिन पैकेजिंग ऑपरेशन करने के बाद प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स उसमें ऐड करते हैं। इसके बाद पैकेजिंग सिस्टम का रोल रहता है, उसका सीलिंग मशीन कैसा है, उसको ढक्कन लगाने का मशीन कैसा है। तो इसके बाद फिर पैकेजिंग होने के बाद वेयर हाउसिंग में जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसके बाद रिटेलिंग होता है। रिटेलिंग करने के बाद प्रोडक्ट यूज होता है। अब यूज होने के बाद फिर पैकेजिंग मटेरियल आपका या इधर डिस्पोज हो जाएगा, या तो रीयूज में जाएगा, रिसाइकलिंग में जाएगा, या सेकेंडरी यूज के लिए उसका और कोई यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी कार्डबोर्ड का कोई पैकेज है तो उस पैकेज को हम किसी और प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो सेकेंडरी यूज भी हो सकता है। तो रीयूज, रिसाइकलिंग करना है तो फिर वापस उसको उस स्ट्रीम में लाना है, पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग की वापस स्ट्रीम में लाना है, जो उसको रीमोल्ड करके बनाना है। तो यदि रीमोल्ड नहीं करना पड़ता, रीयूज स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। जैसे आपका पेप्सी कोला का बोतल है, ग्लास बोतल है, तो रीयूज कर सकते हैं, इसको धोने के बाद वापस पैकेजिंग कंपोनेंट्स में लाना है, उसके बाद पैकेजिंग ऑपरेशन फिर से स्टार्ट होता है। तो आपको फिर जितना रीसाइक्लेबल या रीयूजेबल रहेगा उतना ही आपका इकोनोमाइज हो जाएगा पैकेजिंग सिस्टम। तो आपको जितना हो सके रीयूज या रिसाइक्लेबल मटेरियल हो उतना अच्छा रहता है। तो आप पैकेजिंग साइकिल का भी आपने स्टडी करना है और इस तरह का मटेरियल चुनना है ताकि कुछ ना कुछ सेकेंडरी यूज हो सकता है या तो रिसाइक्लेबल हो। डिस्पोजल करने के बाद फिर ये बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, एनवायरनमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए।
तो पैकेजिंग लाइफ साइकिल का भी आपने अच्छे तरह से एनालिसिस करना है और सही तरीके का पैकेजिंग मटेरियल चुनना है। तो पैकेजिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बात करते हैं। इनपुट्स में क्या होता है, प्रोडक्ट, उसमें हम पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल होता है, अलग अलग फॉर्म्स में आता है, अलग अलग साइजेस में होता है। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट में कैसे रहता है, लाइन इंजीनियरिंग, कंज्यूमर, ये सारे इनपुट्स हैं। इसके बाद आउटपुट्स में क्या होता है, कंटेनमेंट होता है, प्रोटेक्शन होता है, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए पैकेजिंग के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो रहते हैं। इन बिटवीन इंटर मॉडल कंटेनर रहता है, पैलेट रहता है, अलग अलग साइजेस में कैसे उसमें फीड करना है। शिपिंग कंटेनर होता है, प्राइमरी पैकेजिंग, प्रोडक्ट अंदर अंदर प्रोडक्ट होता है, उसके बाद प्राइमरी पैकेजिंग होता है, उसके बाद शिपिंग कंटेनर होता है, और बाहर की लेयर में पैलेट होता है, और इंटर मॉडल कंटेनर होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बाहर भेजना है तो इंटर मॉडल कंटेनर होता है। तो आपको इस तरीके से प्लान करना है ताकि ये सभी जो स्टेजेस हैं इंटर मॉडल कंटेनर तक वो सेफली हम कर सकें। इस दौरान प्रोडक्ट में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए या प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो फूड पैकेजिंग सिस्टम आपको अच्छी तरह से डिजाइन करना है। इम्पोर्टेंट ये है कि एज अ मैन्युफैक्चरर, जो फूड आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको इनोवेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता है कि डे बाय डे रेगुलेशंस चेंज होते हैं, डे बाय डे एफएसएसआई की स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, और मटेरियल के अलग जो एलिमेंट्स हैं, मटेरियल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव आता रहता है। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं यू शुड बी रेडी टू टेक अप द चैलेंज, और इनोवेटिव होना चाहिए, वापस उसमें मॉडिफाई करके री इन्वेंट करके प्रोडक्ट को वापस होलसेल बनाना है, और फिर उस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल आपको लेना है ताकि आप वापस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकें और अपना मार्केट में डिमांड सस्टेन कर सकें। तो कांस्टेंट इनोवेशन इज द की। एज ए फूड मैन्युफैक्चरर आप कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहेंगे। पैकेजिंग मटेरियल नए नए आ रहे हैं। जो पहले के पैकेजिंग मटेरियल होते थे ग्लास के, पेपर के, आजकल आपको पता है कि कितना इनोवेशन हो चुका है और पैकेजिंग सिस्टम में भी कितना बदलाव आ चुका है। तो इन सब के साथ आपको अपग्रेड करना है और कोशिश ये करनी है कि आपकी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल आपके लिए सही है एंड ऑप्टिमम है। कॉस्ट इकोनॉमिक फंक्शन उसमें प्ले करता है, सस्ते से सस्ता पड़ता है और सेफ से सेफ आप प्रोडक्ट उसमें रख सकते हैं। तो इसको लगातार आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना है और इनोवेट करते रहना है ताकि हम मार्केट में अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करने के बाद टिक सकते हैं। तो बेसिक फंक्शंस ऑफ फूड इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द कंटेंट्स, प्रमोशन ऑफ द कन्वीनियंस एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप पैकेजिंग कॉन्सेप्ट अलग अलग रहते हैं। पैसिव पैकेजिंग है, एक्टिव पैकेजिंग है, स्मार्ट पैकेजिंग है, इंटेलिजेंट पैकेजिंग है। तो काफी डिटेल्स में आपको 5 दिन के दौरान आपको सिखाया जाएगा। जो आपका ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा तो इसमें सारी डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको सब प्रीकर्सर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या 5 दिन में आपको सिखाने वाले हैं। तो स्कोप ऑफ फूड पैकेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम क्या क्या करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू फूड पैकेजिंग, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आईआईटी से आपके पास एक एक्सपर्ट रहेंगे जो फूड पैकेजिंग मटेरियल, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फूड पैकेजिंग मशीनरी एंड एडवांस इन फूड पैकेजिंग के ऊपर अलग अलग दिन पे एवरीडे कुल 4 सेशन इस तरह के होंगे जो स्पेशलाइज टारगेटेड आपको स्किल डेवलप करने में आसानी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फूड पैकेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्कोप रहेगा। इसके साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता हूँ। CFTRE के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो CFTRE एक CSIR के अंडर में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के नेटवर्क के अंदर एक नेशनल लेबोरेटरी है। तो CFTRE का मुख्य रोल ये रहता है कि हम फूड प्रोसेसिंग के ऊपर R&D करके नए नए प्रोडक्ट डेवलप करें और एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें। तो उन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमारे पास 18 डिविजन्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं जो अलग अलग डिविजन्स फूड के ऊपर ही काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में। उसमें से फूड पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी एक स्पेशल हमारे पास है जो कॉन्स्टेंटली जो भी नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसके लिए आइडियल पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग सिस्टम कैसा रहेगा उसके पर R&D करके फिर कस्टमर को एक कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। ओवर टू चांडक साहब। यस सर, थैंक यू फॉर डिटेल्ड गाइडेंस सर। एंड जिनके भी फूड पैकेजिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है प्लीज आप चैट बॉक्स पे डालिए,
आफ्टर द ब्रांडिंग सेशन अभी जो अनिरुद्ध सर जो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे सिखाने वाले हैं, आफ्टर द सर्स प्रेजेंटेशन विल कवर ऑल द क्वेश्चंस. सो प्लीज आप क्वेश्चंस डालिए, सर विल बी देयर थ्रू आउट द वेबिनार. So over to you, Aniruddha sir, for the branding branding session. Yes, sir. Please unmute yourself. Okay, good evening everybody. Okay, अभी जैसे अहुजा सर ने अब हमको पैकेजिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी. सी द थिंग इज दैट जो प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है, हम अलग अलग स्टेजेस से अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं. तो जो प्रोडक्ट का साइकिल चालू होता है कि फ्रॉम मेकिंग, आपने कुछ आइडिएशन किया है आपके प्रोडक्ट के बारे में, एंड देन यू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसका पैकेजिंग करते हैं, और फिर बाद में उसको रिटेल में बेचने के लिए उसको भेजते हैं. और रिटेल में बिकने के बाद में जो भी आपको पैसा आता है, जो भी मॉनेटरी आपको बेनिफिट्स आते हैं, विच वी कॉल इट एज अ प्रॉफिट. तो ये जो पूरा एक प्रोडक्ट का साइकिल होता है, ये साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आज के तारीख में, वो ये है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना चाहिए. सी इफ यू सी द स्टडी दिखाता है कि 90 to 92% जो स्टार्टअप्स है, वो अपने फर्स्ट टू 3 इयर्स के पीरियड में बंद हो जाते हैं. वो क्यों बंद होते हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है क्या, या उनके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या जिनको वो प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रोडक्ट इज गुड, प्रोडक्ट इज रियली गुड, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट भी है. ओके, लोग चाहते भी है वो प्रोडक्ट खरीदना, लेकिन इतना होने के बाद भी वो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है. क्यों फेल होता है? बिकॉज हम अपना जो सारा फोकस है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना सारा फोकस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते हैं. हम सबको लगता है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छे से अच्छे एलिमेंट्स यूज करूंगा, अच्छे से अच्छे प्रोसेस यूज करूंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैं पैकेजिंग दूंगा, ताकि कस्टमर को, एंड कस्टमर को सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले. सो दैट इज ऑल फाइन, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रोडक्ट को बेचने को आना. द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सी, आपको अगर प्रोडक्ट बेचना आया, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आप कहीं से भी कर सकते हो. इनफैक्ट नॉट नेसेसरीली कि आपको आपका प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, दे वर्क ऑन ओईएम प्लेटफॉर्म. व्हाट इज ओईएम प्लेटफॉर्म? कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप होता है. वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचते, या तो डायरेक्ट रिटेल को नहीं बेचते. दे वर्क इन B2B. तो वो आपके लिए आपका लेबल लगा के आपको सारा प्रोडक्ट बेच के देंगे. सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? Because important is that we have to understand how to sell the product. Because हम सब स्टडी करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में हम उतने एफर्ट्स नहीं लेते. हमको ऐसा लगता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो सेल हो जाएगा, और इसी के वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में फेल होते हैं. सी, आपने अगर आप खुद भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो आपको समझ में आएगा कि एक ही शॉप में एक प्रोडक्ट रखा हुआ है जो बहुत अच्छा क्वालिटी है, उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका ज्यादा सेल नहीं हो रहा है. और उसके अलावा देयर इज अनदर प्रोडक्ट जो सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसका सेल बहुत ज्यादा हो रहा है. तो ये क्यों होता है? उसकी उसकी रीजंस क्या है? तो उसकी रीजंस है कि हर पर्सन, हर कस्टमर वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें ढूंढता है. हमको समझना चाहिए वो चीजें क्या है. सो व्हेन यू से कि एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड है, ओके, तो डिफरेंस ऑफ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट. हम आज के तारीख में जो पब्लिक है, जो भी कस्टमर है, वो बहुत उसका अवेयरनेस बहुत अच्छा है. वो चाहता है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट लूँ तो मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट लूँ. तो ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम ब्रांड की बात करते हैं, तो ब्रांड के साथ साथ आता है उसका उसका भरोसा, उसकी आइडेंटिटी, उसका उसके क्वालिटी के का अश्योरेंस. ओके, ये सारी चीजें जो है वो कस्टमर को फोर्स करती है वो बाय करने के लिए. सो इट इज वेरी इसेंशियल दैट इफ यू वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, अगर आप किसी भी फूड प्रोडक्ट में या किसी प्रोडक्ट में आप अगर उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आपके प्रोडक्ट का एक ब्रांड बनाना जरूरी है. अब जो ब्रांड है, ब्रांड के भी काफी मिसकंसेप्शन है. काफी लोगों को लगता है कि जो बड़े प्रोडक्ट्स है सिर्फ वही ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है.
मैं आपको एक एक चीज उसके बारे में बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि ये जो 5 डेज का जो प्रोग्राम है उसमें कौन सी चीजें कवर होती है। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांड। प्रोडक्ट को ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, हाउ ब्रांडिंग हेल्प्स, एंड व्हाट आर द ड्राइवर्स। सो इफ यू अंडरस्टैंड, सी, हम सब लोग सोचते हैं कि जो बड़े नाम हैं, जिसका पेपर में ऐड आती है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, जिसकी टेलीविजन में ऐड आती है, रेडियो में ऐड आती है, तो ये जो ब्रांड्स है वो बड़े ब्रांड है। ओके, यही ब्रांड है। जो छोटे हैं वो तो जस्ट छोटी मोटे बिजनेस है। तो ऐसा नहीं होता है। सी, ब्रांड का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अपना ब्रांड बन सकता है। तो ब्रांड बनने के लिए क्या चाहिए? See, first we have to understand the definition of a brand. So brand is basically, it is a communication platform between product and a consumer. एक प्रोडक्ट जो है वो अपने कंज्यूमर के साथ में एक कम्युनिकेशन करता है। ओके, उन दोनों का एक एक इंगेजमेंट होता है। तो ये इंगेजमेंट मतलब क्या? क्योंकि कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो खरीदने से पहले वो बहुत सोचता है वो प्रोडक्ट के बारे में। ये सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है उसके माइंड में, लेकिन ये होता है। और जब वो सोचता है उसके बारे में, तब वो जो भी उसका सारा उसकी जारी सोच है, वो सोच का एवरेज निकलता है यस और नो, और उस हिसाब से ही डिसाइड्स वेदर ही वांट्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नो। तो हमको जरूरी ये समझना कि हमारा प्रोडक्ट अगर एक ब्रांड नहीं होगा तो वो मार्केट में बिकेगा नहीं। एंड दीज आर द थिंग्स, जो चीज मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ, ये चीज ऐसी है कि ये चॉइस नहीं है कि करे तो चले, नहीं नहीं किया तो भी चलेगा। ये किए बिना आप आपका प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। सो हो सकता है कि आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर करते हो, आपने अच्छा सा मैन्युफैक्चर किया, आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट यूज किए, और उसको वो अच्छे से पैकेजिंग किया, लेकिन वहां तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में थी, बिकॉज सब आप कर रहे थे, जैसे आप सोचेंगे वैसा हो रहा था। लेकिन यहाँ से जब सिचुएशन बाहर जाती है, जब आप प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में भेजते हो, तो जो कस्टमर है, कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सो एट दैट टाइम द सिचुएशन इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड के प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की जरूरत क्यों है। सो नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। सी, एक तो पहली बात है कि अगर आप शॉप में जाओ और अगर अपने प्रोडक्ट को अगर आपने कुछ नाम नहीं दिया, जस्ट एक अज्यूम करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रेड है। ओके, आप ब्रेड मार्केट में जाके बेच रहे हो। अभी बहुत सारे ब्रेड आपको ऐसे भी दिखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट बैग में पैक किए हुए हैं, उसके ऊपर कुछ नाम नहीं है। तो दीज आर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जब भी कोई ब्रांड को नाम नहीं दिया जाता है तो उसको कमोडिटी के नाम से पुकारते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्रेड अभी जब मैंने आपको कहा, जिसका सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पीवीसी पैकेजिंग है, तो उसको लोग सिर्फ ब्रेड बोलेंगे। दे विल नॉट प्रोनाउंस इट विद एनी नेम, बिकॉज नाम ही नहीं है। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जो अगर किसी एक कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीदा और उसको अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम जो वापस आएगा, तो ही कैनॉट अंडरस्टैंड, ही कैनॉट डिस्कस कि मैं कौन सा प्रोडक्ट मांगू। वो वापस शॉपकीपर को पूछता है कि मैं लास्ट टाइम एक ब्रेड लेके गया था, मुझे वो वापस चाहिए। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द आइडेंटिफिकेशन। जो ब्रांड है वो ब्रांड आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देता है। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी आप उसको नाम दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एबीसी, तो जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर रिकलेक्ट्स दैट नेम, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम फिक्स बैठता है, एंड दिस इज हाउ ही रिमेंबर्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल कब होगा? आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल तब होगा कि जब आपके प्रोडक्ट का रिपीट सेल होगा। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड रिपीट सेल्स। सेल्स क्या है कि जब जैसे आपने एक बार प्रोडक्ट रख दिया रिटेल शॉप में, तो बिकॉज आपका प्रोडक्ट नया है और पहले किसी ने देखा नहीं था, तो कस्टमर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ इम्पल्स, वो प्रोडक्ट एक बार खरीद लेगा। ओके, एंड वो जब खरीदेगा, खरीदने के बाद में अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वो वापस वो प्रोडक्ट खरीदेगा, विच इज कॉल्ड एज रिपीट सेल्स। आपको बिजनेस मिलेगा रिपीट सेल्स से ही। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट स्टेप इज द सेल्स। क्योंकि वो जब सेल खरीद करेगा, जब वो बाय करेगा प्रोडक्ट, उसके बाद में वो कंज्यूम करेगा, टेस्ट करेगा। सो एक बार परचेस होने के बाद में जब आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू परचेज द प्रोडक्ट एंड द टेस्ट एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी।
हम लोग को ये चीजों में ध्यान जरूर देना है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान हमको अपने सेल्स के ऊपर देना है। सो हाउ ब्रांडिंग विल हेल्प? तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है, ब्रांड उसको एक आइडेंटिटी देता है, जिसके वजह से वो काफी सारे प्रोडक्ट भी हो, वो क्लटर में वो स्टैंड आउट होता है कि वो नहीं, मैं भी हूँ इसमें। इसलिए आप किसी भी शॉप में जाओ, आपको कई टाइप के अचार के कंपनियां दिखेंगे, आपको कई टाइप के जैम के प्रोडक्ट दिखेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के आपको 5 6 6 7 कंपनी दिखेंगी, 10 10 कंपनियां दिखेंगे, लेकिन सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्रिएट देयर आइडेंटिटी, एंड बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद सच ए हाई पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, देयर आर सो मेनी पीपल दे आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट। अगर आप भी आप अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में रखेंगे, तो अगर इफ यू ब्रांड इट, तो भले कंपटीशन होगा लेकिन आपका प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा। सो व्हाट ब्रांडिंग डज? ब्रांडिंग बेसिकली क्रिएट्स द डिफरेंशिएशन इवन इफ देयर इज अ क्लटर। क्लटर भी होगा तो भी आपका ब्रांड होने की वजह से वहां पे वो प्रोडक्ट बिकेगा। जब एक ब्रांड होता है तो लोगों को उसके बारे में एक ट्रस्ट तैयार होता है मन में, दे ट्रस्ट द प्रोडक्ट, ये ब्रांड है तो अच्छा होगा। सो यू गेट ऑल ISI मार्क, FSSI लाइसेंस नंबर, तो उनको समझ में आता है कि अरे नहीं, प्रोडक्ट जो है ये ब्रांडेड है, ये अच्छा क्वालिटी का होगा, हाइजीन उसमें मेंटेन की ही होगी। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। बिकॉज कई बार हमको ये सारी चीजें उसको दिखानी पड़ती है। नाउ टेक योर एग्जाम्पल, जैसे आप जाते हो, आप ट्रैवल करते होंगे और कई बार अपने को ऐसा लगता है नहीं, मुझे मुझे पानी पीना है, तो आप किसी शॉप में जाते हो। तो शॉप में जाने के बाद में अगर वहां पे एक ब्रांडेड बॉटल रखी होगी और एक नॉन ब्रांडेड रखी होगी, तो आप कौन से खरीदोगे? आप वही खरीदोगे जो ब्रांडेड है, बिकॉज आपको लगता है नहीं, ये ब्रांडेड है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। भले शायद ब्रांड नया हो, शायद आप नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज पैकेजिंग इज गुड, उसको ब्रांड किया गया है, तो आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो। सो दिस इज हाउ द ब्रांडिंग विल हेल्प द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने ब्रांड किया है, तो वो मार्केट में ज्यादा देर तक रहेगा। you will he will be in the market for a long time, and slowly and gradually जैसे जैसा टाइम जा रहा है, आपको उसमें इसको इनोवेट करना है, आपको उसमें चेंजेस करते जाने, ताकि ये ब्रांड सब लोगों के दिमाग में आए। देन आता है ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स इन इन ब्रांड, व्हाइल वी डू द ब्रांडिंग, हमको प्रोडक्ट्स के ड्राइवर्स जानना है। ड्राइवर्स इज ऑल्सो नोन एज यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि मेरे प्रोडक्ट में खासियत क्या है, ऐसी खासियत जो कस्टमर ढूंढ रहा है और मैं उसको वो दे रहा हूँ। अगर उसको समझ में आए, अगेन ब्रेड का एग्जाम्पल देता हूँ। नॉर्मली देखिए, अगर आपको एक समझ में आएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आप उसको समझ गए और अगर आपके प्रोडक्ट में वो है, तो आप उसको अपने पैकेजिंग के ऊपर लिख सकते हो। ओके, कि सपोज इट इज फ्रेश, इट इज मेड विथ आटा, और इट इज मेड विथ हेल्दी स्टफ। तो ये सारी चीजें जो है, जब आप उस पर लिखते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, जिसके वजह से वो कस्टमर एक्साइट होता है और वो उसको परचेस करता है। सो दीज आर द ड्राइवर्स विच बेसिकली ड्राइव्स customer to buy that product. That is the reason they are called as drivers. So in branding, we have to understand the drivers of our product, and we have to maintain it. We have to show it to customer, so that he can buy the product. Now retail marketing. So ये जो मैं अभी आपको जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, these are basically 5 slides which covers to 5 days. हर डे में बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन होता है, लेकिन आज हम आपको ब्रीफ में थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। अभी जैसे रिटेल मार्केटिंग हो गया, मैं प्रोडक्ट तो मैंने बना लिया, लेकिन मुझे बेचना है अगर स्टोर्स में, तो वो स्टोर्स का मुझे थरली नॉलेज होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं जा सकता कि जो भी स्टोर मुझे दिख रहा है मैं उसमें चला जाऊं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन से कस्टमर के लिए बना है, और जो कस्टमर के लिए बना है वो कस्टमर कौन से टाइप के स्टोर्स में आता है। सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टोर्स। मैं आपको बताता हूँ, देर आर लाइक 6 स्टोर्स, 6 टाइप ऑफ स्टोर्स। वन इज दैट विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न ट्रेड, MT बोलते हैं उसको। मॉडर्न ट्रेड में आता है आपके मॉल्स, आपके बड़े सुपरमार्केट्स। ओके, तो ये सारे जो आउटलेट्स है, दीज आर मॉडर्न ट्रेड। तो मॉडर्न ट्रेड में क्या, बहुत बड़े साइज के शॉप्स होते हैं, आप उसमें अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो, आपको जो चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप ले सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड मॉडर्न ट्रेड। उसके बाद में आता है कि एक छोटा साइज का स्टोर, लेकिन फिर भी वो बड़ा होता है नॉर्मल स्टोर से। उसमें भी आपके रैक्स लगे होते हैं, यू कैन शॉप विद द ट्रॉली और प्लास्टिक बैग्स।
तो ये जो आउटलेट्स है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल। अब ये दोनों में फर्क क्या है? सुपरमार्केट में ना आपको सारे टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको यू विल गेट फूड, बेवरेजेस, यू विल गेट क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल, लिकर, you will get shoes, electronics, everything. Okay, but organized retail में you are limited up to food, then your regular household cleaning material, आपके household requirement की चीजें, तो ये सारी चीजें आपको organized retail में मिलते हैं। organized retail का भी एक ambience अच्छा होता है, आपको भी आपका टाइम से आप शॉपिंग कर सकते हो वहां पे। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है विच इज कॉल्ड जनरल ट्रेड, ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, ये अपने अपने इंडिया का या इवन वर्ल्ड का सबसे पुराना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो आज के तारीख में भी इफ यू सी द जनरल ट्रेड का जो बिजनेस आता है किसी भी कंपनी को, वो मॉडर्न ट्रेड से काफी गुना ज्यादा आता है। मॉडर्न ट्रेड सुपरमार्केट देख के हमको ऐसा लगता है इसमें इतने सारे प्रोडक्ट है, इनका इतना सारा सेल होता होगा, लेकिन वो सेल ज्यादा से ज्यादा 25 से 30% होता है। 70% सेल आज भी कंपनियों का जनरल ट्रेड से आता है, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ द ईज, जो पास में है, जल्दी से होता है, लोगों को टाइम ज्यादा देना नहीं पड़ता जनरल ट्रेड में जब शॉपिंग करते हो। तो ये छोटे छोटे जो किराना दुकान होते हैं या किराना दुकान या कोई भी छोटी साइज की दुकान, ये इसको बोलते हैं जनरल ट्रेड। ये जनरल ट्रेड एक या दो आदमी मिलके उसको ऑपरेट करते हैं, एंड यहाँ पे आपको आपके हिसाब से चूज करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारी चीजें पीछे रखी होती है और आपको कभी कभी बोलना पड़ता है शॉपकीपर को कि अरे भैया मुझे ये निकाल के दो, वो निकाल के दो, एंड देन ही गिव्स यू द प्रोडक्ट। तो ये हो गया जनरल ट्रेड। चौथा जो फॉर्मेट आता है विच इज कॉल्ड मॉम एंड पॉप स्टोर। मॉम एंड पॉप स्टोर मतलब क्या? तो छोटा टपरी, आपने देखा होगा एक छोटू सा टपरी है जिसमें एक ही आदमी बैठ सकता है। ये आदमी अपने दुकान में बहुत इसेंशियल चीजें ही रखता है, आपको ज्यादा फैंसी चीजें नहीं दिखेगी। मतलब अगर आपको बिस्किट भी मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 रुपए के अंदर, उससे ज्यादा महंगा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा पब्लिक मेरे पास आएगा नहीं। फिर चिप्स मुझे मिलेंगे, चिप्स 5 या 10 रुपए के। तो ऑल द एलिमेंट्स व्हाट ही हैज, मैक्स टू मैक्स 20 रुपीज के अंदर के उसके एलिमेंट उसके पास होते हैं। वो सिंगल आदमी ये चलाता है। कुछ लोग अपने घर के गैलरी में शॉप खोलते हैं, कुछ लोग अपने जो घर के जो वॉल होती है वॉल को लग के शॉप खोलते हैं। दीज आर स्मॉल स्टोर विच इज कॉल्ड मॉम एंड पॉप स्टोर्स। उसके बाद में आता है विच इज कॉल्ड स्पेशलाइज स्टोर। आपने देखा होगा इवन मॉल में या बाकी जगह पे कुछ कुछ स्टोर्स जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के स्टोर्स होते हैं। उसमें सिर्फ वही प्रोडक्ट मिलते हैं और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरे के शॉप में गए तो वहां पे आपको सिर्फ कैमरे मिलेंगे, और कैमरे से रिलेटेड फिल्म, लेंसेज, या आपके डिजिटल कार्ड्स, वो सब मिलेंगे आपको। अगर आप मेडिकल शॉप में गए आपको मेडिसिन उससे रिलेटेड बाकी सब चीजें। सो वट एवर यू डू, इवन यू देर इज अ शॉप कॉल्ड विलियम पेन, उसमें आपको सिर्फ पेन्स मिलेंगे, पेन्स से रिलेटेड बाकी एक्सेसरीज मिलेंगी। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड शॉप, स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। एंड जो सिक्स जो फॉर्मेट आता है विच इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। कई सारे कंपनियों के खुद के प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप क्रोमा देखें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इफ यू सी नाइका व्हिच इज इनटू कॉस्मेटिक्स, तो उनके खुद के ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। सो एज पर योर प्रोडक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ है ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक ऑफ इट। रिटेल मर्चेंडाइज, देखिए जब आप प्रोडक्ट रिटेल में बेचते हो, ऑब्वियसली क्या होता है कि कई बार बहुत कंपटीशन होती है। कंपटीशन होती है, सी आपका प्रोडक्ट फिर भी बिकेगा। जहाँ कंपटीशन जितनी ज्यादा उतना अच्छा है प्रोडक्ट सेल के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमको सिर्फ उसका बेनिफिट नहीं लेना है, हमको इसका बेनिफिट लेना है कि हमको प्रोमिनेंस कैसा मिले, हमको वो जो कंपटीशन है उसका फायदा कैसे मिले। तो फायदा मिलने के लिए वी हैव टू यूज सम मर्चेंडाइज। व्हेन वी कॉल्ड व्हाट इज द मर्चेंडाइज? मर्चेंडाइज मतलब अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट कि जिसको डिस्प्ले करते समय हमारे प्रोडक्ट एनहांस होते हैं। वो प्रोडक्ट अपना वो जो रिटेल मर्चेंडाइज है, ये मर्चेंडाइज अपने प्रोडक्ट को एनहांस करता है, लोगों को फोर्स करता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इफ यू सी दिस फरेरो, फरेरो कंपनी का ये प्रोडक्ट है किंडर जॉय। तो किंडर जॉय एक छोटू सा एक अंडे के शेप का एक प्रोडक्ट है, जो दिखने में बहुत छोटा होता है, इजीली समझ में नहीं आएगा अगर उसको बराबर से शोकेस नहीं किया गया। तो हम इस तरह की यूनिट बनाते हैं उनके लिए, ताकि
ये जो कैरेक्टर है, इट इज कॉल्ड एज किंडर इनो, इसका नाम किंडर इनो है। तो ऐसे प्रोडक्ट को बड़ा एनहांस करके दिखाने के बाद में छोटे बच्चों को बराबर समझ में आता है कि ये किंडर जॉय है, और वो एक्साइट होके वो मांगने लगते हैं पेरेंट्स से कि मुझे किंडर जॉय चाहिए। इफ यू गो टू मॉल्स या किसी स्टोर में, दिवाली के समय पे अलग अलग छोटे छोटे डिस्प्ले, बड़े बड़े सेटअप्स तैयार हो जाते हैं। तो ये जो सेटअप्स है ये दिवाली के लिए स्पेशली बनते हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे अच्छे से सेल हो कर सको। वैसे ही इसको ये जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं इसको, कि अलग अलग डीलर बोर्ड लगते हैं शॉप के ऊपर। शॉप के जो नाम होगा, शॉप का नाम भी लिखा जाता है और प्रोडक्ट का ऐड भी किया जाता है। तो ये हर शॉप को सीजन के टाइम पे अलग अलग टाइम को आपको डीलर बोर्ड दिखेंगे, ये कंपनियां उनको बना के देती है। सो दिस इज लाइक, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग इज दैट कि जब आप रिटेल फॉर्मेट में, किसी भी रिटेल फॉर्मेट में अपना प्रोडक्ट बेचने जाओ, तो अभी आपको देख के समझ में आया होगा कि कितने सारे प्रोडक्ट वहां पे ऑलरेडी है। आपके प्रोडक्ट को भी कंपटीशन तो वहां पे होगी। तो लाइक दैट व्हेन वी डू द ब्रांडिंग, हम अपने प्रोडक्ट का जब उसको ब्रांड बनाएंगे तो अपना प्रोडक्ट वहां पे बेचने के लिए आसान हो जाएगा। And then you have to create your vision and mission statement. What is vision and mission statement? You need to understand कि मेरा प्रोडक्ट मुझे अगर आगे ले जाना है तो व्हाट इज माय विजन, 5 साल में मुझे मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट कौन से लेवल पे लेके जाना है। एंड वो जो आप विजन तैयार करोगे, मिशन स्टेटमेंट इज द बेसिकली रूट टू रीच दैट विजन। तो उसमें आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा हर साल में कि मैं क्या 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 डेवलपमेंट करूंगा। सो दिस इज द रिटेल मर्चेंडाइज और रिटेल एडवर्टाइजिंग। देन आता है कस्टमर। कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक पूरा दिन का एक चैप्टर हमारा कस्टमर के ऊपर होता है, बिकॉज हमको बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना कि हमारा कस्टमर कौन सा है। सो इफ यू सी टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर मतलब क्या? बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं प्रोडक्ट रख दूंगा, मेरा जो भी प्रोडक्ट बंदा आएगा उसको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता है। हर प्रोडक्ट का एक एक मार्केट शेयर होता है। वो अपना प्रोडक्ट का एक मार्केट पोजीशनिंग करता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। सी, आपको लगता होगा कि कुछ प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप का एक एक कस्टमर बेस होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट का कस्टमर बेस कौन सा है। टाइप ऑफ कस्टमर, ओके, देर आर 3 टाइप ऑफ कस्टमर। एक है कि लॉयल एंड फोकस्ड कस्टमर होता है, कि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो वही प्रोडक्ट लेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट्स टू बाय, आपका मैंने जैसे ब्रेड का एग्जांपल दिया, एबीसी ब्रेड है, तो उसको अगर समझो उसको ब्रेड खरीदना है एबीसी ब्रेड, तो वो जाएगा और सीधा वही ब्रेड लेगा और बिल करके निकल आएगा। उसको वो बाकी चीजों की तरफ देखेगा भी नहीं, और देखा भी तो उसको असर नहीं होता। दूसरा होता है नॉन फोकस्ड, इसको बस ब्रेड चाहिए, वो एबीसी हो, ब्रिटानिया हो, मॉडर्न हो, कुछ भी चलेगा। वो जाएगा, वो ब्रेड लेके आएगा, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट ब्रेड की है। तो वो वहां रिटेल में जाके वो डिसीजन लेता है। 70% डिसीजन हैपेंस एट रिटेल। सो दिस इज नॉन प्लान। एंड थर्ड होता है वो इम्पल्स होता है। उसको तो ब्रेड भी लेना नहीं होता है, वो आता है, उसको देखता है, अरे ब्रेड है, चलो आज न कल काम आएगा, वो लेके जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कस्टमर्स, एंड वो तीनों को हम कैसे टैप कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट बाय करने के लिए, उसका स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं। देन साइकोग्राफिक्स, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, साइकोग्राफिक्स मतलब उसकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, उसकी हॉबीज क्या होगी, उसके बिहेवियर पैटर्न क्या होगा, कौन से सोशल क्लास को वो रिलेट करता होगा, ये सारी चीजें समझना अपने को जरूरी है, ताकि अपने टारगेट कस्टमर को पहुंच सके। देन डेमोग्राफिक्स, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करने वाला जो कस्टमर है, उसका एज ग्रुप क्या होगा। ओके, आप डिफाइन कर सकते हो कि चलो 15 साल से 45 ईयर्स, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, तो उसका एज ग्रुप क्या है। कभी कभी एजुकेशन, जेंडर, ये सारी चीजें उसकी मायने रखती है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर डेमोग्राफिक्स। अभी आप सब सोचेंगे कि ये जो चीज है ये तो बहुत डीप है, इसकी जरूरत नहीं है, बट इसकी क्यों जरूरत है मैं आपको बताऊं। कंज्यूमर सेगमेंटेशन, ये जो चीज है, मतलब मैंने मेरा कंज्यूमर आइडेंटिफाई किया है, और ये कंज्यूमर का सब ऐसे इस टाइप के कंज्यूमर मिला के जो ग्रुप तैयार हुआ, दैट इज कंज्यूमर सेगमेंटेशन। मैंने उसको अलग किया बाकी लोगों से। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि जब मैं अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करूंगा, जब एडवर्टाइजिंग करूंगा, तो अगर मैंने सारे लोगों को एक साथ मार्केटिंग किया तो होगा क्या? अगर मेरा मार्केट में मेरा टारगेट ऑडियंस सिर्फ 20% है, तो 80% के लिए मेरे एफर्ट्स बर्बाद हो गए, क्योंकि वहां पे कुछ असर होने वाला नहीं है। दे आर नॉट माई कस्टमर्स ओनली। लेकिन वही 20% को अगर मैं 100% फोकस करूंगा, तो 20% से एटलीस्ट 15-16% मुझे मुझे बेनिफिट मिलेगा, मेरे कस्टमर मेरे पास आएंगे।
लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है मेरे कस्टमर्स कौन है, तो आई विल नॉट एबल टू सेल. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द कस्टमर प्रोफाइलिंग. वो कैसे करते हैं वो भी हम उसमें डिटेल में सिखाते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है कि वो कॉन्शियस माइंड से सिर्फ 5% परचेस करता है, 95% वो सबकॉन्शियस माइंड से परचेस करता है वो. सो हाउ ही थिंक्स, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि वॉट एवर ही सीज इट गोज इन टू हिज सबकॉन्शियस माइंड. द मेमोरी, द साइज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी हाई. सो आप उसको एंडलेस कह सकते हो. तो इसलिए वॉट एवर यू सी इट इज नॉट योर फॉरगॉट, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और प्रोडक्ट परचेस करते समय वो चीज आपके लिए इन्फ्लुएंस बन जाती है. Now, how to promote branding? So there are various ways to promote branding, but to basically start with the brand collaterals. मुझे मेरा लोगो डिजाइन करना है. So we will make you understand how to design a logo, how to do a packaging, how to do different type of communications. So ये चीजें जो है ना, ये आपका ब्रांड डिफाइन कर दी है. जैसे पैकेजिंग है, आहूजा सर ने बताया पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग. लेकिन पैकेजिंग उससे वो जो जरूरी है वो इसके लिए भी है ताकि पैकेजिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी. आप डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देखते, आप पैकेजिंग देखते हो. तो पैकेजिंग आपको ब्यूटीफुल करना बहुत जरूरी है. उसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, हाउ यू कैन मेक इट सो दैट कस्टमर कैन अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है. हाउ टू क्रिएट योर लोगो. कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत जैजी लोगो बनाते हैं बिकॉज उनको अच्छा लगता है. दे वांटेड टू शो दैट क्रिएटिविटी टू द वर्ल्ड. लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इफ नोबडी अंडरस्टैंड दैट क्रिएटिविटी ना, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है. और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे फेल हो चुके हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरे कोलैटरल्स कैसे तैयार करने. प्रोडक्ट प्लेसमेंट, मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट कहाँ पे रखूंगा, कैसे रखने चाहिए. अगर मेरा प्रोडक्ट गलत तरीके से रखा है तो वो बिकेगा नहीं. तो मुझे पता होना चाहिए ताकि कस्टमर, अगर मेरे शॉपकीपर ने अगर वो गलत तरीके से रखा है तो मैं उसको एजुकेट कर सकता हूँ या मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. देन थर्ड आता है कैटेगरी मैनेजमेंट. तो कैटेगरी मैनेजमेंट क्या है कि देखो, हर चीज ना एक हर प्रोडक्ट एक ना एक कैटेगरी से जुड़ा होता है. जैसे मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया, तो ब्रेड जुड़ा है आपके बेकरी प्रोडक्ट से. बेकरी इज अ कैटेगरी. सो वैसे स्नैक्स, बेवरेजेस, योर बेकरी, देन डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट जूसेस. तो ये सारी चीजें जो है वो अलग 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 कैटेगरी में आती है. हमें ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज एक कैटेगरी दूसरे कैटेगरी को पुश करती है, तो उसका भी एक बेनिफिट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी किसी स्टोर में आप अगर ये ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे चाय रखी है ना, उसी उसी एरिया में कॉफी भी रखी है. क्योंकि जो चाय पीने वाला बंदा है वो सोचता है कि मैं कॉफी भी रख लेता हूँ, कभी कभी गेस्ट आते हैं, कोई चाय नहीं पीता है तो मैं कॉफी दे सकता हूँ. कॉफी खत्म होने के बाद में इमीडिएटली बिस्किट्स चालू होते हैं. तो उसको लगता है अरे चाय लिया है तो चाय के साथ बिस्किट चाहिए, चलो बिस्किट ले लेता हूँ मैं. बिस्किट्स के बाद में आपका नमकीन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आपके बेवरेजेस चालू हो जाते हैं. तो एक जो कैटेगरी है वो दूसरी कैटेगरी को प्रमोट करती है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर मुझे कल प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपनी कैटेगरी कैसे डिफाइन करूं. देन इफ यू सी द पैकेजिंग जो हम बात कर रहे थे, सो पैकेजिंग इज नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो टू ब्यूटिफाई द प्रोडक्ट. आपका पैकेजिंग डिफाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट इकोनॉमिकल स्केल का है या प्रीमियम लेवल का है. सो देर आर मेनी प्रोडक्ट, लाइक आप पेपर से लेके, प्लास्टिक से लेके, ब्लिस्टर से लेके, ग्लास से लेके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो. देर आर सम प्रोडक्ट्स जो जिसका पैकेजिंग आपको बताता है कि दीज आर वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये प्रीमियमनेस जो है वो प्रोडक्ट के लुक एंड फील से आता है. तो वो लुक एंड फील कैसे क्रिएट करे. देन देर आर सम प्रोडक्ट्स जो दिखने के बाद में हमको अच्छे लगते हैं, हमको खरीदने का मन करता है. सो जैसे अचार हो गया. अब अचार को जब आप देखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको अचानक वो प्रोडक्ट के लिए भूख लगने लगती है. यू फील हंग्री, विच इज कॉल्ड एज एपेटाइट अपील. तो आपके प्रोडक्ट अगर वो सेगमेंट में अगर आते हैं तो इट इज वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप वो प्रोडक्ट को थोड़ा अलग तरह से डिस्प्ले करो. आप ऐसे डिस्प्ले करो कि उसके लिए आपके जो कस्टमर है उसके मन में एक्साइटमेंट तैयार हो, हंगर तैयार हो, एंड दैट हंगर विल मेक हिम बाय द प्रोडक्ट. So when I was telling you the product placement and category management, तो हर कंपनी का हर स्टोर का एक लेआउट होता है, एक प्लानोग्राम होता है. इसको प्लानोग्राम बोलते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे आना चाहिए. एंड ये जो एंटायर साइंस है विच इज कॉल्ड एज कैटेगरी मैनेजमेंट, ये कैटेगरी के हिसाब से ही प्रोडक्ट वहां पर रखा जाता है. एंड जो लास्ट स्टेज है उसका विजुअल मर्चेंडाइजिंग.
तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या? देखिए आज के तारीख में ना लोग अपने आंखों से दे ट्रीट देयर आईज विद द फूड, आंखों से खाना खाते हैं या आंखों से दे एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो फर्स्ट इट हैज टू बी वेरी अपीलिंग टू आईज बिकॉज दैट इज द फर्स्ट सेंस बाय विच यू विल अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. उसके बाद में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इनटू पिक्चर. फिर आप उसका लुक एंड फील देखते हो, फिर आपका उसका टच एंड फील देखते हो. वो बहुत चीजें जरूरी, लेकिन सबसे पहले है विजुअल मर्चेंडाइजिंग. तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है उससे ज्यादा हमको उसको ब्यूटीफुल दिखाना है, एंड दैट आर्ट इज कॉल्ड एज विजुअल मर्चेंडाइजिंग. ऐसा एक भी सेक्टर नहीं है कि जो अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल करने के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग का सहारा नहीं लेता. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एकदम डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी होगा तो भी वो अपने कैटलॉग जब बनाता है तो अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफाई करता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग. हम मेरे प्रोडक्ट को मैं अच्छे से कैसे दिखाऊं, एंड उसको सिर्फ अच्छा दिखाना नहीं है, उसके चैलेंजेस समझना है. अभी नीचे एक टिक टैक का मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया. सो बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट एकदम छोटू सा है, माचिस की डिब्बी के जितना साइज का प्रोडक्ट है, आंखों को दिखेगा भी नहीं अगर वो सामने रखा है तो पोस्टर में इसको बड़ा करके उसको इतना अट्रैक्टिव दिखाया गया है कि उसके फ्रूट के फ्लेवर्स, यू फील लाइक अच्छा ठीक है मैं एक ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई ऑरेंज और मैंगो और समथिंग लाइक दैट. तो आपके मन में वो चाह रेडी होती है बिकॉज अभी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा है. सो बेसिकली विजुअल मर्चेंडाइजिंग विल एनहांस योर प्रोडक्ट एट रिटेल लेवल. एंड अलग अलग तरीके हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग से जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हो. तो दीज टाइप ऑफ वीएम्स, जैसे मैंने रिटेल मर्चेंडाइज की बात की थी आपसे, अभी जैसे ये यूनिट है, जब लॉरियल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो अक्रॉस इंडिया वो इस टाइप की यूनिट को अपने प्रिंट्स लगाता है. वी डू दिस काइंड ऑफ जॉब, हम ये लॉरियल के लिए अक्रॉस इंडिया करते हैं. तो जब नया प्रोडक्ट इसमें जाता है तो कस्टमर सोचता है अरे कुछ नया आया है मुझे ट्राई करने दो, और ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी है. ये इमेजेस रखे हुए हैं, यहाँ पे मॉडल रखी हुई है, ये सारे नाम लिखे लॉरियल के. तो ये सारी चीजें उसके मन में इम्पैक्ट करती है ताकि मुझे प्रोडक्ट को मैं कैसे बाय करूँ. So you see a lot of people they use celebrity to sell their product because वो celebrity का जो एक फेम है वो फेम उनके प्रोडक्ट को पास ऑन होता है. they it makes their product also as important as the celebrity. Sometime company use humor to create that their product special. जैसे जब कोका कोला ने लॉन्ग कैन निकाला था तो उन्होंने उनका जो कोका कोला बैंड है, दिस इज अ कोका कोला बैंड यूनिवर्सल, इट्स अ वेरी फेमस बैंड, उसको एक जिराफ का लुक दिया था. So this is they have created a humor. So this is all a part of visual merchandising. आप जब पैकेजिंग देखते हो, देखो जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जैसा दिखता है वैसा पैकेजिंग पे दिखे. आपके पैकेजिंग पे आपका प्रोडक्ट जैसा है उससे ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए. आप देखो, आप चिप्स का पैकेट ले लो, चिप्स के पैकेट के ऊपर जैसा चिप्स का एक 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 टेक्सचर और एक पिक्चर दिखाया जाता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं दिखता है. कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, जितना आप अगर इवन सिंपल जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लो तो ऊपर का जो कलर है और जो अंदर का कलर है उसमें भी फर्क आता है. बट स्टिल यू बाय बिकॉज ऑफ उसका ऊपर का इमेज देख के आप उसको खरीदते हो. और 99% आप प्रोडक्ट खरीदते समय उसका बाहरी लुक एंड फील देख के ही उसको प्रोडक्ट खरीदते हो. तो हमको हमारे प्रोडक्ट को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है. ओके. Now related to this branding, there is one small video which I wanted to share with you of few seconds. So please watch it very carefully.
Okay, that's all. Hey, basic. These are all basic branding information. But in the complete course, we spend almost 5 days on this. We take small assignments also, so that we understand everything in detail. And my friends, I'll tell you, this is the most important subject for selling your product in retail. So I request everybody to please take it very seriously and try to understand as much as possible. So I'm done here. If you have any questions, we can take the questions now. Yes, sir. Thank you so much, sir, for wonderful guidance. I think Ahuja sir and Aniruddha sir बहुत अच्छा guidance किया, and I'm getting lots of feedback on chat box. So thank you so much. We'll start Q&A. So जो भी audience का questions है, please send us questions on your chat box. Before we take the questions, we have प्रेम कुमार सर, जिन्होंने recently, and मीना खैरनार मैम, जिन्होंने recently अपना course complete किया था. So every webinar we give chances to our participant to share their feedback, and उनका भी जो business है, so we give them this platform to promote their business. So सबसे पहले मैं प्रेम कुमार माने सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक शेयर करें और आपकी जो डिटेल्स है वो भी शेयर करें. ओवर टू यू प्रेम सर. प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट कीजिए. थैंक यू सर. आवाज आ रही है? यस सर. यस सर, थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल. मैं प्रेम कुमार माने फ्रॉम कोल्हापुर. हेलो. यस सर, आवाज आ रही है. यस, यू कैन कंटिन्यू. मैं प्रेम कुमार माने फ्रॉम कोल्हापुर. एक्चुअली मैं पिछले 12 साल से एक हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. लेकिन पिछले बरस से मैं कुछ R&D कर रहा था कॉस्मेटिक के लिए. तो जैसे मैं R&D कर रहा था तो मुझे कुछ ज़रूरत थी ब्रांडिंग के लिए और पूरा बिजनेस का सेटअप के लिए. तो मुझे फेसबुक पे उद्योग वर्धिनी का ऐड मिला और मैं ज्वाइन हो गया. पहला कोर्स मैंने किया 17 अप्रैल को. वो था ब्रांडिंग और पैकेजिंग का. बाद में मैंने 3 मई को किया फूड पैकेज अपना डिहाइड्रेशन का. तो ये दोनों कोर्स का मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है. पहली बात तो मेरा जो कॉस्मेटिक का हैंडमेड का कॉस्मेटिक का था जो प्रोडक्ट था वो मैं R&D कर रहा था, लेकिन मुझे वो मार्केटिंग कैसा करना है, ब्रांडिंग कैसा करना है उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो जैसे ही मैंने उद्योग वर्धिनी का ये पैकेजिंग और ब्रांडिंग का कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे पहली मुलाकात अपने आहूजा सर से हुई, बाद में अनिरुद्ध सर से हुई, बाद में कुलकर्णी सर जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थे उनसे बातचीत हो गई. फिर अपने CA सर जो थे उन्होंने अपनी पूरी लाइसेंसिंग क्यों जरूरत है, क्या है, कैसा है वो बताया. तो ओवरऑल ये जो अपना कोर्स था उसमें मुझे बहुत सारी बातें मिल गई जो मैं वो बातों से अननोन था. जैसे ही हम हर एक एंटरप्रेन्योर जो है जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो लोगों से पहली दफा पूरे अननोन रहते हर एक सेक्टर को. तो पहली बात, हमें कोई भी बिजनेस अगर चालू करना है तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेनी चाहिए. जैसे मुझे पैकेजिंग कैसा रहना चाहिए, ब्रांडिंग कैसा रहना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, शेल्फ लाइफ कैसा रहना चाहिए, उसके लिए जो लाइसेंसिंग रहते हैं उसके लाइसेंसिंग क्या क्या रहते हैं, कौन से है, कहाँ पे मिलते हैं, और बैंक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा रहता है, बैंक हमें लोन कब देती है. ये सब पूरी जानकारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या क्या जरूरत रहता है, कोड कैसे निकालते हैं, कहाँ पे कस्टमर बायर्स कैसे ढूंढते हैं, ये सब मुझे उद्योग वर्धिनी में जैसे मैं इन्वॉल्व हो गया कोर्स किया तो मुझे पूरी जानकारी डिटेल में मिल गई. तो मैंने पहले तो अपनी सभी उद्योग वर्धिनी की टीम को और जो भी मेंटर है हमारे उनको सब पहले थैंक्स बोलता हूँ. और चांडक सर जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप करने वाले लोगों को जो दिया है वो बहुत अच्छा है. जो हमारा एक नया भारत जो हमने एक किया है, मिशन लिया है कि जो नया भारत हम तैयार कर रहे हैं वो डेफिनेटली हम उद्योग वर्धिनी की तरफ से और जो मेंटर जो है जो अनिरुद्ध सर जो है, आहूजा सर है, कुलकर्णी सर है, ये जो सर जो सब राजपूत सर है जो बहुत डिटेल में हमें गाइडेंस करते हैं. हर दिन हमारा 1.5 या 2 घंटे का सेशन रहता था. उस सेशन में हमें पूरी जानकारी मिलती थी. अगर कुछ डाउट्स रहते तो हमें वो डाउट्स क्लियर होते थे बाद में क्वेश्चन और आंसर में. और उसके बाद में अगर समझो कुछ हमें दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट सर अपने हर हर जो मेंटर है जो टीचर्स हैं वो हमें पूरा उनका ईमेल आईडी देते हैं, फोन नंबर्स देते हैं, तो हम कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं उनका काम का ऑफिस का वर्क हावर छोड़ के. तो ये पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा.
और मैं अपना अभी मेरा भी प्रोडक्ट का जो प्रेमिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नाम की मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2020 में एस्टेब्लिश की थी। तो अभी मैं बहुत उसके ऊपर R&D कर चुका हूँ। अनिरुद्ध सर ने मुझे कुछ 2-3 ब्रांड भी बताए थे कि आप वो प्रोडक्ट यूज करके देखो। हमें लगता है पहले कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा पैकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं रहता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं तो बहुत अलग रहता है। तो ब्रांडिंग कैसा करना चाहिए, पैकेजिंग कैसा करना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, सेल्फ लाइफ कैसी रहनी चाहिए, अपना कस्टमर कैसा ढूंढना चाहिए, टारगेटेड कस्टमर कैसा ढूंढना चाहिए, पूरी जानकारी मुझे बहुत अच्छी से मिली। और मैं अभी अपना काम पैंडेमिक की वजह से थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही पैंडेमिक खत्म होता है तो हर मेंटर को मैं पर्सनली मिलने जा रहा हूँ, उन्हें मिल के पूरा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं मेरा प्रोडक्ट अपने मार्केट में लाने जा रहा हूँ अगले 6 महीने में। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, उद्योग वर्धिनी की टीम और चांडक सर जिन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपने पैंडेमिक का बहुत अच्छा यूज किया टू Yes, sir. R&D एंड गेट द थिंग्स स्टार्टेड। सो विश यू ऑल द Yes, बेस्ट एंड आप ये चैट बॉक्स पे आपकी डिटेल्स आपको शेयर करना है, यू कैन शेयर पब्लिकली सो दैट यू कैन गेट सम लीड्स फ्रॉम। सो Yes, sir. Yes. नाउ आई विल रिक्वेस्ट मीना मैम जिन्होंने भी अपना कोर्स किया था। सो इवन मीना मैम इज देयर, सो आई विल रिक्वेस्ट मीना मैम टू शेयर फीडबैक एंड हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना. मी मीना खैरनार. आवाज येतोय सर? येस मैम, येस हिंदी मी मध्ये मीना खैर येस मी मीना खैरनार कल्याणमध्ये राहते. मी फूड प्रोसेसिंग अँड पॅकेजिंग, WEDP आणि फूड पॅकिंग, ब्रँडिंग, मार्केटिंग असे इथे कोर्सेस केले. आधी माझा आवडता बिझनेस होता, पण मी बाया लावून सेल्स करत होते. मला जेव्हा कमर्शियली करायचं होतं तेव्हा खूप अडचणी आल्या. प्रॉडक्ट दुकानात जर गेलं तर कसं पाहिजे, आपलं प्रॉडक्ट सेल व्हायला पाहिजे, मार्केटिंग चांगलं जमलं पाहिजे. तर मला उद्योगवर्धिनीचं मी युट्यूबवर चॅनल बघितलं आणि तेव्हा मी फोन करून सरांना विचारलं. तर मग मला खूप काही त्याच्यात शिकायला मिळालं. हे सगळे प्रोसेस केले आणि आता मला एवढा कॉन्फिडन्स आलेला आहे की मी माझा व्यवसाय कमर्शियली करू शकेल. आणि मला ह्या जे काही मार्केटमध्ये मला प्रॉडक्ट लॉन्च करायचं होतं ते दिवाळीनंतर मी करू शकेन आता. कारण या कोर्समध्ये मला खूपच फायदा झाला. प्रॉडक्ट तयार झाल्यापासून कस्टमरच्या घरात जाण्यापर्यंत जी काही प्रोसेस असते ती सर्व या कोर्समध्ये कव्हर होते. आणि उद्योगवर्धिनीमध्ये प्रशिक्षण जे देतात काही सर सगळेच आपल्या आपल्या क्षेत्रात एक्सपर्ट आहेत. खूपच छान गायडन्स करतात. आपल्याला उद्योगात काही प्रॉब्लेम आले तर ते नेहमी कॉपरेट करतात. आणि फूड पॅकेजिंग मध्ये म्हटलं तर या क्षेत्रात खूप काही संधी आहेत. आजकाल रेडी टू ईट फूड मध्ये डिमांड वाढलेली आहे. साधा भाजीपाला सुकवून पॅक करण्यापासून तर जेवण सुद्धा आपण डिहायड्रेटेड करून लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो एवढ्या संधी आहेत. आणि ज्यांना करायचं असेल तर ते फक्त उद्योगवर्धिनीला जरी जॉईन केलं तरी ते उद्योगवर्धिनी पूर्ण गायडन्स करते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी उद्योगवर्धिनीचे आभार मानेल की मला एकाच याच्यामध्ये सगळं काही शिकायला मिळालं. मी खूप कधीपासून इकडे तिकडे प्रयत्न करत होती पण असं मला कुठेच नॉलेज मिळालं नाही. त्यामुळे मला उद्योगवर्धिनी मॅम तुमचं म्यूट झालं वाटतं. हा येस, थँक्यू सो मच मैम. आणि तुम्ही आता तुमचा आवळा आपका जो आमले का प्रोडक्ट है वो आई एम श्योर कि आप यू विल मेक इट अ बिग ब्रांड और वी हमको भी वो खाना है जल्दी से जल्दी, सारे मेंटर्स को भी खाना है. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप आपके डिटेल्स चैट बॉक्स पे डाल सकते हो पब्लिकली सो यू कैन गेट सम लीड्स फ्रॉम मी. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. ओके, सो आई विल टेक द क्वेश्चंस. सो बहुत सारे क्वेश्चंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आहूजा सर आपको कुछ क्वेश्चंस है. एक क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ कैन वी एक्सटेंड पैकेजिंग, आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज ओनली पैकेजिंग बेस्ड ऑन OEM प्लेटफॉर्म्स? आवाज क्लियर नहीं है सर. ओके, OEM प्लेटफॉर्म पे बेस्ड कोई पैकेजिंग की अपॉर्चुनिटीज है क्या? OEM आई थिंक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक दैट मींस. हाँ, अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्या है कि फूड प्रोसेसिंग जो है अभी इन्फेंसी में है इंडिया में, क्योंकि जितना पेनेट्रेशन होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है. सो अभी मान लो कि हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, वी आर एबल टू प्रोसेस ओनली 15% ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड एवरेज.
उस एवरेज में क्या है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल 2 to 5% प्रोसेस कर पा रहे हैं, मीट एंड मरीन है 25-30% है, डेयरी प्रोडक्ट है 35% है, तो ओवरऑल 15% है। तो अभी ये क्या है 2000 में 2% लेवल पे था, अभी 15% पे पहुंचा है। स्टिल इट इज फार लेस देन वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे 85% तक प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हम इतना सारा रॉ मटेरियल प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें मशीनरी की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मशीन मैन्युफैक्चरर की भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, जो फूड पैकेजिंग पर्टिकुलरली। तो काफ़ी लोकल जो मैन्युफैक्चरर यदि आएंगे तो हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी मान लो कि हम गन्ने का जूस हम करते हैं तो उसमें एक होमोजेनाइजर का रोल बहुत बड़ा रहता है, वो अभी इंडिया में इतना मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है। यदि वो बाहर से लाते हैं तो कितना महंगा पड़ता है। So if we get local manufacturer, then it has a tremendous scope. So हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट मशीनरी की है। राइट सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए व्हाई वी प्रेफर ग्लास बॉटल्स, मतलब पेट बॉटल्स क्यों नहीं यूज करते, सिर्फ ग्लास बॉटल क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा वोलेटाइल मैटर भी इसमें रहता है, एंड ग्लास बॉटल क्या है अंदर से प्रेशर ले सकता है, so that's why we are not able to use it, but उसमें भी कुछ R&D हो रही है। if we add strength and certain features into that thing, we may be able to use that in future. ओके ओके। पोहा, पल्सेस, शुगर, ये कमोडिटीज के लिए कौन सा पैकेजिंग यूज करना चाहिए? अब देखिए पॉलिथीन प्लास्टिक कैटेगरी में HDP, LDP, PVC है, अलग अलग टाइप के आते हैं। तो इसमें LDP या HDP दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, मेनली वही यूज होता है। तो उसमें क्या है कि मॉइस्चर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी रहता है उसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू रिड्यूस प्रिंटिंग पाउच कॉस्ट। प्रिंटिंग पाउच को, हाँ हाँ, प्रिंटिंग कॉस्ट बेसिकली पाउच पे, पैकेजिंग पे प्रिंटिंग कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक तो देखो स्केल अप करने से काफी बेनिफिट रहता है। जो कम क्वांटिटी में करते हैं तो मेनली एक फैक्टर यही रहता है कि किस स्केल पे आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं। तो स्केल अप एक ऑप्टिमाइज स्केल पे करेंगे तो हम प्रिंटिंग कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट स्केल। या ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए भी कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फीस है? प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस एज सच नहीं है, बिकॉज ओवरऑल यू आर सेलिंग एज अ प्रोडक्ट, और उसमें FSSAI के जो गाइडलाइंस हैं, लेबलिंग के जो गाइडलाइंस हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसका साइज कैसा रहता है, तो अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। आपने फूड आइटम रजिस्ट्रेशन एंड उसका लाइसेंस ले लिया है, सो इट विल बी पार्ट ऑफ इट। बट प्रोडक्ट जो आप पैकेजिंग कर रहे हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। जैसे अभी आपका प्रोडक्ट का साइज कितना है, पैकेजिंग का साइज कितना, उस हिसाब से आपको साइज मेंटेन करना पड़ता है प्रोपोर्शनल। जैसे एक एज वेज एंड नॉन वेज का एक लोगो रहता है, रेड एंड ग्रीन का, उसका भी एक प्रोपोर्शन रहता है। और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी देनी है, कौन सी नहीं देनी है। कुछ चीजें प्राइमरी पैकेजिंग पे देनी पड़ती है, कुछ चीजें होलसेल पैकेट पे लेनी पड़ती है। जो छोटे साइज का पाउच है, जैसे चॉकलेट के पैकेट आते हैं, उस पर सिर्फ हम नाम ही देखते हैं, लेकिन उसका जो बल्क में पैकेज होता है, टर्शरी पैकेजिंग होता है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स रहती है। राइट। तो FSSAI के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ता है, ऐसा सेपरेट आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। नेक्स्ट है कि डेयरी फूड की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए? डेयरी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, हाँ हाँ डेयरी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ मतलब पैकेजिंग का तो रोल एक लिमिटेड ही है। क्योंकि आप जब एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस के बाद पैकेजिंग का रोल एक लिमिटेड स्टेज तक रहता है। तो मेनली प्रोसेसिंग के ऊपर आप यदि अच्छा उसमें इनोवेशन करके उसमें प्रिजर्वेटिव सही मात्रा में डालते हैं, देन पैकेजिंग कैन सस्टेन दैट थिंग। ओके ओके, थैंक यू सर। एंड नाउ अभी अनिरुद्ध सर के लिए भी काफी क्वेश्चंस है, सो आई विल टेक वन बाय वन क्वेश्चंस फॉर सर। सो बेसिकली सर, आप इतने ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हो, सो ऑडियंस वांट टू नो कि क्या नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स में, क्या क्या इनोवेशन के लिए स्कोप है जो ब्रांड कर सकते हैं? सर आपका म्यूट है। सॉरी। सी फूड प्रोडक्ट्स में बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। इनोवेशन जो है ना, वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। एक तो पहली बात ये है कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में किस तरह से ट्रेंड चालू है उसके हिसाब से इनोवेशन होते हैं, उसके हिसाब से उसका डिजाइनिंग, उसका कंटेंट, वो सब होता है। अनदर जो चीज है दैट इज ईज ऑफ यूज,
कि प्रोडक्ट कस्टमर को यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आसान कैसे हो। ओके, और उसके हिसाब से आप देखेंगे उसका पैकेजिंग चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट के कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं। अभी बहुत सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं विच इज इन जो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। बिकॉज क्या है, क्योंकि जो लोगों के पास टाइम नहीं है, इट इज दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर टाइम सेवर। ओके, एंड थर्ड जो है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट समझने में बहुत आसान होना चाहिए। जितना ज्यादा आसान होगा उतना लोगों को वो जल्दी समझ में आएगा और वो उसको परचेस करेंगे। तो ये जो है, ये चीजें, ये इन्वेंशन अभी फूड इंडस्ट्री में बहुत रैपिडली हो रही है, एंड आपको बहुत कांस्टेंट टच रहना पड़ेगा ये सब चीजें जानने के लिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with zero, I mean with very negligible investment, what we can do in this business basically, I mean repackaging है, trading है, या क्या ऐसे कर सकते हैं? एक क्वेश्चन। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत खर्चा करने की जरूरत है। इट इज नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप आपका एक बेसिक बजट पकड़ के चलो, और जो बजट आप पकड़ रहे हो आप उसमें उसको फिट कर सकते हो। जैसे देखिए, व्हेन आई से फॉर ब्रांडिंग, सो ब्रांडिंग में बहुत सारे एलिमेंट आपके डिजाइनिंग के हैं, बहुत सारे जो चीजें हैं वो आपकी नॉलेज की है। लेकिन वो सारी चीजें इवन हम भी कवर करते हैं, हम भी आपको बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी लोगो डिजाइनिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जो आपको फ्री में लोगो डिजाइन करके दे सकते हैं। आपको बस चूज करना है कि कौन सा लोगो आपके लिए राइट है और किस टाइप का लोगो हम लिख सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी, बाद में उसका डिजाइन। इनफैक्ट जो इवन जो रिटेल मर्चेंडाइज है, जैसे मैंने आपको सेटअप्स और कुछ आइटम्स दिखाए जिसमें हम प्रोडक्ट ये कर सकते हो, वो भी आप खुद बना सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके हिसाब से उस पे बेस्ड हमको अपना सारा चीजें अपने को वर्कआउट करनी है। सो अगर आप उसमें थरली अगर उसका स्टडी करें तो देख आप इन हाउस भी उसको बना सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। राइट, ओके। एंड आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स इनटू ब्रांड। सो बेसिकली कोर्स उसी के लिए, वेयर वी यू गेट द डिटेल्ड आंसर। आपको प्रोडक्ट, आपके पर्सनलाइजेशन आपको कोर्स में सर गाइडेंस करते हैं कि हाउ टू, आपके जो प्रोडक्ट के हिसाब से वी विल गिव यू द गाइडेंस। इट्स अ वेरी वेग आंसर, इट्स अ वेरी ह्यूज आंसर, बट आई थिंक सर ने ऑलरेडी ये वेबिनार में डिटेल गाइडेंस किया है ये प्रोडक्ट के, हाउ टू कन्वर्ट योर प्रोडक्ट मैं इनटू। आपको एकदम शॉर्टली इसको बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको प्रेजेंट किया, बेसिकली मैंने आपको सिर्फ 5 स्लाइड्स दिखाए, और 5 स्लाइड्स को मैंने जितना ज्यादा मैं एलोबरेट कर सकता था मैंने आपको कोशिश किया। बट ये जो कोर्स है, ये कोर्स में ये 5 डेज में, मतलब एक स्लाइड के इंटरनल काफी सारे अंदर डिटेलिंग है जो एक 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 करके उसमें हम लोग सिखाते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आज आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में, बट ये कोर्स डिटेल में करना बहुत जरूरी है, बिकॉज you have to understand how should you promote your product, how should you sell your product. राइट सर, एंड आई थिंक एग्जैक्टली उसके लिए ही ये कोर्स है। एंड ये अभी आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट। सो आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स पे लिंक डाला है। दिस इज ऑफ 15 डेज ड्यूरेशन, डेली इस पे 1.5 घंटा अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग। 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। इन इसका फीस है 4000 रुपीज, लाइव ऑनलाइन ये कोर्स रहेगा। एंड बेसिकली आपको यहाँ पे सारा आपको इसमें सिलेबस दिख रहा है। So we start with the customer. So how to identify customer, demographics, psychographics, and food packaging के बारे में we give you the all details. So basically packaging के material क्या होते हैं, कौन-कौन से important tools है, machineries है, उसमें क्या-क्या costing लगता है, right? And then advances क्या-क्या है, latest अलग-अलग advances क्या-क्या है packaging में, that we cover. Then what is branding? So already sir has already discussed everything in detail about the branding. And we cover sessions on sales and marketing as well. So sales में आप एक हमारे expert है प्रदीप मांजरेकर सर, जो 20 years का experience है across the globe. He has helped in sales. So he talk about sales कि आपको कैसे खुद को pitch करना है, आपके product को कैसे pitch करना है, बड़े-बड़े chains को कैसे convince करना है. And there is also a glimpse of digital marketing, क्योंकि आज के वर्ल्ड में आपके सारे प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही करना है. So that these all aspects are covered in detail in this course. And आपको यहाँ पे सारे mentors के details देखने मिल जाएंगे स्क्रीन पे. अनिरुद्ध सर, किशोर गजरनी सर जो IIT खड़गपुर में प्रोफेसर है, he has got PhD in this, and he will cover on the packaging session.
Mukund Patwardhan sir marketing में, and then Ahuja sir will cover on packaging as well, and CFTR है organization के through आपको क्या मिल सकता है support that we will cover. Of course then हमारे success stories काफी food sector में as discuss की बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आज हमारे फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं. सो प्रणव सांगवे सर है जिनका शुभाना प्रोडक्ट है, 70+ प्रोडक्ट है. अनिरुद्ध सर इज आल्सो वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट एक्चुअली. 1998 में सर ने अपना कोर्स किया था. देन रविंद्र बामरे सर एक्सपर्ट इन द फूड सेक्टर, एक्सपर्ट डेयरी. देन अरुणा मैम इन डेयरी एक्सपर्ट. देन सुजाता शेखे, female entrepreneur. She was a housewife but now she is distributing 20+ product across multiple states. So lots of success stories in food sector. And कुछ live online session के features. So basically 15 days का online session हैगा. आपको हर एक session का recording भी मिलता है. आपको detailed course material भी मिलेगा. handholding support course के बाद रहेगा. And then main thing is we have limited audience. So 30 only, we limit 30 participants only in every batch. So आपको detailed 1-to-1 guidance भी मिलता है ये कोर्स में. And you can unmute, you can ask the question. There is a WhatsApp group for support. And आपको यहाँ पे online registration कर सकते हो. आपके details fill up करके you can register online, pay online. And आपको testimonials वगैरह सारे इसके feedback you can watch it here on this course page. And subscribe us on उद्योगवर्धिनी YouTube channel जहाँ पे आपको हमारे सारे 60,000+ entrepreneurs के आज तक जो हमने create किए उनके सक्सेस स्टोरीज देखने मिलेंगे. इट इज इन बिट इन लोकल लैंग्वेज मराठी में, बट दिस कोर्स इज कम्प्लीटली इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो काफी मराठी फोकस्ड है, लोकल ऑडियंस फोकस्ड है. बट यू कैन, दिस कोर्स इज कम्प्लीटली इन इंग्लिश, सो डोंट वरी. एंड फॉर दिस वी आर गेटिंग पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, क्योंकि ये कोई भी इंडिया में ये कोर्स कोई ऑफर नहीं करता है फूड के रिगार्डिंग पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग. And so with this, I think we have covered all the questions. So thank you so much, our audience, for joining us. And first of all, main thanks to Ahuja sir and Aniruddha sir for wonderful guidance. One more thing, जिनको आज का webinar वापस attend करना है, if you have missed, you can watch it here on watch latest webinar section. So यहाँ पे आप click करोगे तो आपको watch ये webinar का वापस आपको recording देखने मिलेगा. And you can watch a small intro about the course over here. So with this, I thank all audience, all speakers, and all the testimonials or participant, Meena ma'am, Prem Kumar sir, for wonderful feedback. So आज का webinar we will stop here. जिनको और ये business में start करना है, इसमें आना है, अपना business बढ़ाना है, food regarding, so you can definitely join the course. Of course आपके और भी product हो गए apart from food, जैसे प्रेम कुमार सर का cosmetic industry में था. So this course is applicable to other industries as well. So don't worry about that कि अगर आपका दूसरा product है, so you can definitely join the course. So with that, I'll thank everyone and wish you all good night. So yes, thank you. Bye. Thank you, sir. Bye.